अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और उसके बाद आखिरी चीज़ रेट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। या रेट या मैकेनिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं किसी भी रिएक्शन की। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो देखें अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एमडी कैट के लिए। तो एमडी कैट के लिए हमें बेसिक चीज़ें इसके अंदर समझनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, कॉन्सेप्ट हमने अपने ठीक रखना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो इसके लिए हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर थोड़ा सा एब्रीविएशन, छोटी सी एब्रीविएशन यूज़ करेंगे, ROR की, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए भी हम लोग FA का वर्ड यूज़ करेंगे। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ और समझ लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक मतलब क्या है। केमिकल मतलब केमिकल्स कोई भी, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, काइनेटिक मतलब मोशन। अब मोशन से क्या मुराद है? देखें होता क्या है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, और उनकी अफेक्टिव कोलिजन के पास अगर उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हो तो उनकी अफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। बहुत मुश्किल है ना? तो एक काम करते हैं, थोड़ा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट्स से आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में आपने रिएक्ट करवाना है। अगर दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे तो आप क्या करते हैं, आप इनको हीट करने की कोशिश करते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि वो और तेज तेज मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो मैं आपके नीचे, आपको कुर्सी से बांध के आपके नीचे आग लगा दूंगा, तो आप बैठे थोड़ी ना रहोगे, आप भी मूव करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है हमारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और हम केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ। देखें, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, जितना नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन आपके ज़्यादा होंगे, उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं ज़रा रेट लॉ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेट लॉ क्या है? रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी कि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। अगेन वही मतलब कि अगर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। अगर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो प्रोडक्ट्स भी जल्दी फॉर्म हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड एक छोटा MCQ सबसे पहले समझ लीजिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होता है और उसके बाद आगे चलना शुरू होता है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू होता है, इस पूरे कोर्स के अंदर केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी या केमिकल रिएक्शन की स्पीड कम होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको ये बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो बहुत आसान है। देखें, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते वक्त रिएक्टेंट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाएंगे। जब रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता चला जाएगा। अब यही चीज़ रेट लॉ एक्सप्लेन करता है। ज़रा अब वापसी आते हैं हमारे पास, टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने ज़्यादा फोकस करना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में।
हमने इन दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं आते। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन समझ लें, बहुत आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट्स कितना कम हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट्स कितना कंज्यूम हो रहा है, या प्रोडक्ट कितना ज़्यादा फॉर्म हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, इसका जो फ्रैक्शन होगा ये फ्रैक्शन कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे जाहिर बात है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म भी होंगे। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt, x से मुराद है कॉन्सेंट्रेशन, d रिप्रेजेंट करें यहाँ पे डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएशन को, और इसका मतलब होता है चेंज, और dt से मुराद है चेंज इन टाइम। बहरहाल इस चीज़ को अभी हटा देते हैं, अगर समझ आती है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। dx अपॉन dt बराबर होता है k मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ये हमारा कहलाता है रेट एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है, लेट से अमोनियम साइनाइड है या अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड टूटता है लेट से अमोनियम आयन में, NH4 प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। ये एक आयनाइजेशन का प्रोसेस है। अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, dx अपॉन dt अपनी जगह पे, k अपनी जगह पे रखूंगा, और रिएक्टेंट की जगह पे लिखूंगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये रेट एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने लिख लिया। अब रेट एक्सप्रेशन के अंदर आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि dx अपॉन dt ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये भी आपको समझ में आ गई है। k क्या चीज़ है, तो k समझते हैं। k क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अब कुल मिला के तीन चीज़ें हो चुकी हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीनों चीज़ें रेट एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हैं। तो इन सब के यूनिट्स भी आपको पता होने चाहिए। इन सब के यूनिट्स बहुत आसान से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं dx अपॉन dt की, तो dx अपॉन dt यानी रेट का यूनिट होता है जो कि फिक्स है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकेंड। अगर लेट से मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और अगर मैं बात करता हूं रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट फिक्स नहीं होता। रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। यह हर मर्तबा हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग होगा, और जीरोथ ऑर्डर के लिए अलग होगा। फोर्थ ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर बैचलर्स में आते हैं, यानी कि आपसे एमडी कैट के अंदर इसके बारे में सवाल नहीं होगा। ओह, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पढ़ा ही नहीं। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें ये पता लगता है कि कौन सा रिएक्शन कितने स्टेप्स के अंदर हो रहा है, या कितना मॉलिक्यूलैरिटी है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के थ्रू पता लग जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमने निकालना है, डायरेक्टली निकालना है, तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हमने रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, और रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करने के बाद जो टोटल आंसर आएगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास मीथेन गैस है, और मीथेन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया गया, तो ये आगे जाके कन्वर्ट हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर वेपर्स में। तो देखिए, मीथेन गैस का कोफिशिएंट है 1 और ऑक्सीजन गैस के कोफिशिएंट है 2। तो आपने इन दोनों को ऐड किया 1 + 2। रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स को ऐड नहीं करना। तो 1 + 2 ये हो गया 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर लेट से हमारे पास लिखा हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आगे जाके ब्रेक हो रहा है अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली अगर आपने कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड किया और आपके पास आंसर आया 2, तो वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी जो एरो होगा उस एरो के ऊपर H म्यू करके कुछ लिखा होगा, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लिखी होंगी, या कुछ भी लिखा होगा सनलाइट वगैरह या फोटॉन्स वगैरह, कुछ इस तरह से लिखा होगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर सनलाइट ना होती तो ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होता। तो उस मौके पर जब एरो के ऊपर आपको ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई दिख जाए, तो उस मौके पर आपने ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना। आपने डायरेक्ट समझ जाना है कि ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जब
कोई भी रिएक्शन जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में होता है तो वो कहलाता है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब फेक, यानी कि वो रिएक्शन आपको धोखा दे रहा है। वो रिएक्शन रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो रिएक्शन सीधा सीधा डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर, यानी कि फोटॉन्स के ऊपर। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप HV या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या फोटॉन्स को देख के या इस तरह का कोई सिंबल देख के पहचान सकते हैं। सनलाइट लिखा होगा तो भी पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मीथेन गैस है, जब इसको क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो लेट से ऊपर लिखा हुआ है HMU, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में ये आगे जाके बना लेंगे मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और प्लस HCl। देखिए अगर आप कोफिशिएंट्स को प्लस करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर निकलता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है अगर हम कोफिशिएंट्स को प्लस करते हैं। लेकिन अगेन जैसे कि बताया कि रिएक्शन सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ये आपको गलत कर मतलब आपको ये एक तरीके से यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर जो आप रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को प्लस कर रहे हैं, ये तरीका यहाँ पे गलत हो जाएगा, शॉर्टकट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट इसको समझ लेना कि सनलाइट की वजह से हो रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक हम समझ चुके हैं। हमने रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इन सब के यूनिट्स, यहाँ तक इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन की या टाइप्स ऑफ रिएक्शन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। ये दोनों टॉपिक्स MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों आसान से टॉपिक्स हैं। लेट्स से मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। अगर हम बहुत बेसिक बात करें तो सबसे पहले रिएक्शंस या तो हमारे पास फास्ट होते हैं, या हमारे पास मॉडरेट होते हैं, और या तो रिएक्शन हमारे पास स्लो होते हैं। इनकी फर्दर क्लासेस भी हो सकती हैं, जैसे कि फास्ट को आप फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर लें, एक्सट्रीमली फास्ट, मॉडरेटली फास्ट या स्लोली फास्ट वगैरह वगैरह। और इसी तरह मॉडरेटली को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, मजीद क्लासीफाई किया जा सकता है, और इस तरह स्लो रिएक्शंस को भी। लेकिन हम इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशंस के अंदर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, फास्ट, मॉडरेट और स्लो। अब फास्ट रिएक्शंस वो हैं जो कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाते हैं, या जिनका रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमिन नहीं कर सकते। ये रेट ऑफ रिएक्शन रखते हैं, या इनकी स्पीड होती है 10 की पावर -6 सेकेंड्स। कि 10 की पावर -6 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड का आप 1 लाखवां हिस्सा ले लें। 1 सेकंड के आप 1 लाख हिस्से करें तो जो मतलब 1 लाखवां हिस्सा होगा, यानी कि जो माइक्रो सेकंड होगा, उस माइक्रो सेकंड के अंदर ये रिएक्शन हो जाते हैं और आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन कौन से हैं? फास्ट रिएक्शंस कौन से हैं? फास्ट रिएक्शंस होते हैं आयोनिक रिएक्शंस या आयोनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन होते हैं, ये बहुत तेजी से हो जाते हैं। जबकि स्लो रिएक्शंस कौन से होते हैं? स्लो रिएक्शंस वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साल ले लेते हैं, ईयर्स टू टेक इन प्रोसीडिंग, या आप बोल सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसीड होने के लिए। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह, जब आयरन को जंग लगता है, जब लोहे को जंग लगता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव डीके की, जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिव डीके का प्रोसेस, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेट्स से अगर रेडियम की एग्जांपल ले लें, तो रेडियम को डीके होने में उसकी हाफ लाइफ में हमें चाहिए होते हैं 1600 ईयर्स, 1600 साल चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शंस की। मॉडरेट रिएक्शंस वो होते हैं जो कि मिनटों से सेकंड्स में या मैक्सिमम दिनों के अंदर हो सकते हैं, और इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जा सकता है। जैसे कि कुकिंग वगैरह, घर में जब खाना पकता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया जा सकता है। अब ये होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्पीड के ऊपर। अगर मैंने मान लें स्लो रिएक्शंस हैं और स्लो रिएक्शंस को फास्ट करना है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें डिटरमिन करना है किसी हद तक, तो फिर क्या करें? तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। वो कैटलिस्ट जो कि स्लो रिएक्शंस को फास्ट करता है, वो कैटलिस्ट कहलाता है प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जबकि अगर फास्ट रिएक्शंस को स्लो करना होता है, तो फास्ट रिएक्शंस को स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं? इनहिबिटर यूज़ करते हैं। इनहिबिटर कहलाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। अब ये क्या चीज़ है? इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अब हम फैक्टर्स को डिस्कस करने लगे हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वो फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 फैक्टर्स हैं
जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। चौथा फैक्टर है हमारे पास कैटलिस्ट। पांचवा फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और आखिरी फैक्टर है हमारे पास रेडिएशंस। एक चीज़ याद रखिएगा, इन 6 फैक्टर्स में प्रेशर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि प्रेशर से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैटलिस्ट को डिस्कस करते हैं। कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट की हम बात अभी कर चुके हैं। कैटलिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। कैटलिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। मेन कैटलिस्ट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, वरना तो बायो कैटलिस्ट और ऑटो कैटलिस्ट भी होते हैं। अभी हम 2 कैटलिस्ट की बात करें, एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसको कहा जाता है प्रोमोटर, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है उसको कहा जाता है इनहिबिटर। अब प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। प्रोमोटर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इनहिबिटर क्या करता है? इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? आइए सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उसके बाद कैटलिस्ट पर वापसी आएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं सिर्फ, लेट्स से। एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको मैंने A.E करके रिप्रेजेंट किया है, और एक होती है इंटरनल एनर्जी, जिसको मैं I.E करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंबल्स के अंदर नहीं घुस रहा, सिर्फ आपको इन तीनों के कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब थ्रेशोल्ड, एक्टिवेशन एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इसका सिनेरियो समझने के लिए आपको एक एनालॉजी समझने पड़ेगी। एक थोड़ा सा सिनेरियो अपने ध्यान में लेकर आना पड़ेगा। लेट्स से आपको एक शॉप खोलनी है, आपको दुकान लगानी है किसी भी चीज़ की, या किसी भी चीज़ का बिजनेस करना है, और आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपीज़ की। आपको 2 लाख रुपीज़ चाहिए उस शॉप को रन करने के लिए या उसको बिजनेस को ओपन करने के लिए, लेकिन आपकी जेब में पड़े हुए हैं 50,000। तो 50,000 आपके पास मौजूद हैं। अब आपके पास रिमेनिंग जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, वो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी 1.5 लैक्स। तो देखें, ये 50,000 वो एनर्जी हो गई जो के पास आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। 1.5 लैक्स ये वो एनर्जी जो कि आपको रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए। तो 1.5 लैक्स हो जाएंगे आपके एक्टिवेशन एनर्जी, और जो 2 लैक्स हैं वो हो जाएगा थ्रेशोल्ड के मिनिमम। आपके पास 2 लाख रुपीज़ होंगे तो फिर आप ये बिजनेस को खोल पाएंगे, ये आपका थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड, एक्टिवेशन एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी पहले से मौजूद होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और थ्रेशोल्ड वो एनर्जी जहां पर पहुंच के रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर लेट से थ्रेशोल्ड, मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। थ्रेशोल्ड यहाँ पर मौजूद है ग्राफ की टॉप पे, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स के पास इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बॉटम पे आपको शो हो रही है। तो ये रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है ग्राफ के अंदर, ये डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी को शो करेगा। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है? मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छा है, और वो आपको ऐसे गाइड करता है कि यार देखो, 2 लाख रुपीज़ में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि 2 लाख रुपए में ही ये बिजनेस स्टार्ट किया जाए। वो कोई आपको ऐसे सॉल्यूशंस बता दे जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को कम पैसों पे रन कर सकते हो। लेट्स से 50,000 आपके पास मौजूद हैं, आपको एक दुकान लेनी है, तो बोलता है कि इस दुकान का रेंट इस तरह से कम करवाया जा सकता है, या मार्केटिंग में बजट कम किया जा सकता है, या किसी और तरीके से कॉस्ट को कम करके हम लोग ये बिजनेस जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? उसने आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को गिरा दिया। लेट्स से उसने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके 50,000 पर लेकर आ गया, तो अब आपका थ्रेशोल्ड रह जाएगा 1 लाख का। अब आप जल्दी से ये बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा।
तो प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये प्रोमोटर का काम हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट की। मान लो आपकी फैमिली के अंदर या आपके दोस्तों में कोई शख्स ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करो या आपको खुश नहीं देख सकता, तो वो आपके पास आएगा और वो आपके पास आके बोलेगा कि यार 2 लाख रुपए में आज के दिन कौन सा बिजनेस होता है। तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि यार अपनी दुकान को बड़ा करो, अपनी शॉप के अंदर इस तरह की चीज़ें लेकर आओ, मार्केटिंग करो, बहुत ज़्यादा बजट आपका बढ़ा देगा। जब आपका बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा देगा तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, उतनी देर से आप दुकान खोलोगे और उतनी देर से बिज़नेस स्टार्ट कर पाओगे। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली कम हो गया। तो यही काम होता है इनहिबिटर का। इनहिबिटर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास इनहिबिटर क्या करता है। इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के। जबकि प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अब बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की। देखिए कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। रेट लॉ अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो रिएक्टेंट्स आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे। जब ज़्यादा कोलाइड करेंगे, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे। जब ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अब हमें समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर का ताल्लुक सीधा सीधा है काइनेटिक एनर्जी के साथ में। अभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड कर पाते हैं। जब जल्दी से कोलाइड कर पाते हैं और सफिशिएंट एनर्जी भी आ जाती है, तो जब सफिशिएंट एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जल्दी फॉर्म होने लगते हैं। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की। देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है ये समझते हैं। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट करना ही नहीं चाहते हैं। इनको हम इनर्ट रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं या इनएक्टिव भी बोल सकते हैं। और कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना चाहते हैं। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। लेट्स से आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो यकीनन उनमें एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बिल्कुल कोने में बैठा रहता है और वो किसी से बातचीत नहीं करता। ना ही आप उससे बातचीत कर पाते हो, ना ही वो आपसे बातचीत कर पाता है। उसके दोस्त भी बहुत कम होते हैं, जिसको हम इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। तो ऐसा रिएक्टेंट भी जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहता या कोई उससे रिएक्ट नहीं करना चाहता, ऐसे रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव रिएक्टेंट्स। अब इनएक्टिव रिएक्टेंट्स में रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद बहुत कम हो जाता है। जबकि कुछ दोस्त आपकी क्लास के अंदर ऐसे होंगे या कुछ लड़के आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी से दोस्त बना लेते हैं, तो अल्टीमेटली उनके दोस्त बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उनकी एक्टिवेशन एनर्जी या उनका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, उनकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करें कि कौन सा रिएक्टेंट कितना ज़्यादा एक्टिव या कितना ज़्यादा इनएक्टिव है। तो जितना ज़्यादा एक्टिव रिएक्टेंट होगा उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और वाइस वर्सा। आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे। देखें सरफेस एरिया से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं और सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए सरफेस एरिया क्या है। अगर आप किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, और अगर आप किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कम कर देते हैं वो रिएक्शन देर से होता है। आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स से हमारे पास वाटर है और पानी एक ग्लास के अंदर मौजूद है। अगर वो पानी आप ज़मीन पर डाल दें तो वो जल्दी से एवापोरेट हो जाएगा, और अगर आप वही पानी ग्लास के अंदर रखेंगे तो वो देर से एवापोरेट होगा। यानी कि ग्लास के अंदर, अगर आप ग्लास के अंदर देखेंगे तो ग्लास के अंदर इस वाटर का जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया वाटर का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सरफेस एरिया बहुत कम है। अगर सरफेस एरिया कम है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, यानी कि वो पानी जो ग्लास के अंदर मौजूद है उसको एवापोरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने यही पानी उंडेल दिया ज़मीन के ऊपर तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल गलत है। ये एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ तो आ गई, लेकिन ये एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन की नहीं है, ये एग्जाम्पल है फिजिकल रिएक्शन की।
क्योंकि वाटर एवोपरेट हो रहा है या वाटर बबल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो केमिकली किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। बहरहाल कॉन्सेप्ट तब भी वैलिड है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, चाहे फिर वो फिजिकल रिएक्शन का हो या केमिकल रिएक्शन का। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। लेकिन हम एक काम करते हैं, फिर एक सही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास स्पाइसेस हैं या मसाले हैं। अगर आप मसाले को पीस देते हैं तो वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, और अगर आप उन्हीं मसालों को सॉलिड फॉर्म में रहने देते हैं या क्रंचेस की फॉर्म में रहने देते हैं तो वो फिर देर से रिएक्ट करते हैं। आप ब्लैक पेपर की बात कर सकते हैं, यानी काली मिर्च की बात कर सकते हैं। ब्लैक पेपर को अगर आपने सॉलिड फॉर्म में रखा तो वो बॉल्स की फॉर्म में होंगी। जब वो बॉल्स की फॉर्म में होंगी तो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती और वो ऐसे ही घूमती रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको पीस दें, इसको आपने क्रश किया, इसको पीस दिया, तो अब ये पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। जब ये पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये सरफेस एरिया अपना इंक्रीज कर लेंगी। जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेंगी तो इनका रिएक्शन भी जल्दी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं रेडिएशंस के टॉपिक पे। रेडिएशंस तो बहुत आसान है। देखिए, रेडिएशंस का मतलब ये है कि अगर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या कोई सी भी रेडिएशंस इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद बढ़ जाता है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपने माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म किया तो माइक्रोवेव के अंदर माइक्रो रेडिएशंस होती हैं, यानी माइक्रोवेव्स मौजूद होती हैं, तो वो जल्दी से खाने को गर्म कर देती हैं, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अगेन, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है, यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही। बहरहाल कॉन्सेप्ट फिर भी वैलिड है, क्योंकि रेडिएशंस की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट क्या है कि रेडिएशंस काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ा देती हैं, क्योंकि रेडिएशंस एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ROR विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को भी डिस्कस कर लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी डिस्कस कर लिया, और एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर चैप्टर 8 एंड होता है। अगर आपको अपनी MD-CAT या E-CAT की तैयारी को और बेहतर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाके E-CAT या MD-CAT का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि मकसद ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जहाँ पे आपको 8000 MCQs मिल जाएंगे, वो भी सोल्यूशन वीडियोस के साथ, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।